नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस घर में बेटियां की चलती है वह घर नहीं बसते। रचना एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसने बीकॉम तक पढ़ाई की थी। उसके परिवार में उसके माता पिता, बड़े भाई मनोज जिनकी शादी हो चुकी थी, अब रचना के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। कुछ लड़के रचना को और उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आ रहे थे, तो कुछ ने रचना को रिजेक्ट कर दिया था। देखते देखते साल भर गुजर गया। आखिरकार मिस्टर पटेल के बेटे राघव से मिलने के बाद मनोहर जी की तलाश पूरी हुई, क्योंकि लड़का लाखों में एक था। गुणवत्ता और समझदारी में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। पढ़ा लिखा तो था ही साथ हर काम में दक्ष और निपुण। रचना के पिता का मानना था कि भगवान तकदीर से सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर और विद्या नहीं। अगर बुरा वक्त भी आ जाए तो हमारी बेटी को खाने पहनने की कभी तकलीफ नहीं होगी। लड़के वालों को भी रचना एक नज़र में ही पसंद आ गई। दोनों परिवारों ने बातचीत करके पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर बात आगे बढ़ाने का फैसला किया। तब तक लड़की के पिता मनोहर जी और भाई मनोज ने लड़के की छानबीन भी कर ली। छानबीन में सब कुछ ठीक ही था। लड़के को किसी प्रकार के नशे की लत नहीं थी। बस एक ही समस्या थी कि घर में लड़के की शादीशुदा बहन की चलती थी। यह बात आस पड़ोस से पूछने के बाद मालूम हुई, क्योंकि लड़के की मां नहीं थी। इसीलिए घर के कोई भी अहम फैसले रमेश जी अपनी बेटी से पूछकर ही लेते थे। पर यह बात लड़की वालों को इतनी भी बड़ी नहीं लगी। पूरी तसल्ली के बाद उन्होंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर लड़के वालों को फोन कर दिया और दोनों की सगाई कर दी। ठीक एक महीने बाद शादी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट गए। लड़की के पिता और भाई ने उसके दहेज में कोई कमी नहीं रखी। फ्रिज, टीवी, पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर किया। लड़के वालों ने भी अपनी होने वाली बहू के लिए उसके मनपसंद गहने और कपड़े लिए। शादी में खूब धूम धड़ाका हुआ, क्योंकि लड़के वाले और लड़की वालों के खानदान में फिलहाल यह आखिरी शादी थी। लड़की के पिता ने जो भी दहेज का सामान दिया उन दिनों तो लड़के वालों ने रख लिया, लेकिन दूसरे दिन ही लड़के की बहन ने कहा कि वॉशिंग मशीन आई है वह ठीक है, लेकिन कपड़े तुम्हें हाथ से ही धोने पड़ेंगे। अभी रचना के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसकी ननद ने यह फरमान जारी कर दिया। ससुर जी ने भी अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। कितने सपने, कितने अरमान लेकर रचना अपने ससुराल आई थी, पर पहले ही दिन उसके अरमान टूट गए। वह मन ही मन सोचने लगी, अभी तो ससुराल में एक कदम ही नहीं रखा नहीं कि दीदी की दखल अंदाजी शुरू हो गई। इसी तरह चला तो मैं कैसे जीवन निर्वाह करूंगी। आज रचना के ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी, तो उसने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी मीठे में क्या बनाऊं, क्योंकि उसकी सास तो थी ही नहीं। तभी ननद तपाक से बोली, तुम दाल का हलवा बना लो। रचना को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह खून का घूंट पीकर चुपचाप रसोई में चली गई और दाल का हलवा बनाने लगी। सबने हलवा खाया और उसकी बहुत तारीफ की। ससुर जी ने नेक में क्या दूं, यह भी अपनी बेटी से पूछा, तो बेटी ने कहा, 2 सिक्के दे दीजिए। अब तो काटो तो खून नहीं। रचना को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। हर छोटी बात में ननद से क्यों पूछना, मालकिन है क्या वह हमारे घर की। अब तो यह रोज का ही हो गया था। दीपा रचना की ननद महीने में 15 दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहीं पड़ी रहती। हर बात में रोक टोक बढ़ती जा रही थी। सारा दिन हाथ धोकर रचना के पीछे पड़ी रहती। एक भी काम में हाथ बटाना तो दूर, बस उपदेशों की गाथा हमेशा चालू रहती। ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, पापा जी के सामने घूंघट करके जाया करो। इतनी ही नहीं, शादी के एक हफ्ते बाद ही सारे गहने लेकर अलमारी में रख दिए। एक भी गहना रचना के पास नहीं छोड़ा। रचना को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी वह चुप थी। नई नवेली दुल्हन के कानों और गले में कुछ तो होना चाहिए। रचना के पिता ने भी सोने की फुल सेट डाली थी और ससुराल वालों की तरफ से भी उसे 1.5 सेट मिला था, लेकिन उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता कि जैसे वह कोई काम वाली बाई हो। धीरे धीरे रचना की ननद की दखल अंदाजी और भी बढ़ गई। उसे रचना का अपनी पसंद का बनाकर खाना या बाहर से मंगवाकर खाना पसंद नहीं था। जब वह कुछ बाहर से मंगवाती या घर में बनाती तो कहती, जो सब खाएंगे वही तुम भी खाओगे। और जब रचना पूछती, दीदी क्या मैंने खाना भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती, तो वह कहती, रचना यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। फास्ट फूड खाओगी तो मोटी हो जाओगी।
रचना का जीना मुश्किल हो गया था। बस सारा दिन नौकरानी की तरह काम करो और घर में पड़ी रहो, ना अपने मन का खा सको, ना अपने मन का पहन सको। पास पड़ोस में किसी से बात तक नहीं करने देती। रिश्तेदारों का फोन आता तो टाल मटोल करवा देती। हर समय सास बनकर रचना पर हुकूमत चलाती रहती। अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे, पर रचना इस तरह मुरझा चुकी थी मानो शादी के 5 साल हो गए हों। रचना अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका जीना मुश्किल हो चुका था। उसने राघव से कहा, मैंने पिताजी को फोन कर दिया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। दीदी की जातियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। पापा जी भी उन्हें कुछ नहीं कहते, मुझ पर जुल्म ढाती रहती है। ना मुझे चैन से कुछ खाने देती है, ना ही पहनने देती है। आते ही मेरे सारे गहने रख लिए। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा कौन करता है? किसी से बात तक नहीं करने देती। हर वक्त चाहती है कि मैं 4 दीवारी में बंद रहूं। राघव ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी देखा है, दीदी को बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं। अब कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं इसीलिए चुप था क्योंकि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। आज अगर मैं उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर जाऊंगा तो दुनिया मुझे भी बड़ा भला कहेगी और उन्हें भी। लेकिन अब बहुत हो गया। आखिर तुम्हारे प्रति भी मेरा क्या कोई फर्ज नहीं? तुम अकेली मायके नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो, आज पापा से बात कर ही लेता हूँ। पापा, अब बहुत हो गया। आप अपनी आंखों पर कब तक पट्टियाँ चढ़ाकर रखेंगे? आपको सही या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों में क्या हो रहा है घर में? अब आप यह सोचकर बता दें कि आपको बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहना है या बेटी के साथ। सुनकर बसे बसाए घर को उजाड़ना है। तो रमेश जी ने कहा, ऐसा क्या हो गया है जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? राघव बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह पूछिए। दीदी ने मेरी पत्नी की क्या हालत कर दी है। अरे, इतना बुरा व्यवहार तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता जो वह मेरी पत्नी के साथ कर रही है। आते ही इसके सारे गहने जब्त कर लिए। मेरी पत्नी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई काम वाली नौकरानी हो। न मन का खाने देती है, न पहनने देती है, और न ही किसी से बात करने देती है। अरे, उन्हें तो यह सोचना चाहिए कि नई नवेली दुल्हन सजी संवरी अच्छी लगती है। अगर उसके ससुराल में उसकी ननद भी उसके साथ ऐसा ही करती तो? यह सब सुनकर दीपा बोली, मुझे क्या पड़ी है? घर में माँ नहीं है, इसके लिए पापा ने ही मुझे सब जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। राघव बोला, आप इसे जिम्मेदारी निभाना कहती हैं? आप तो जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, आप तो जुल्म कर रही थी। खैर छोड़िए पापा, दीदी से ज़्यादा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक दीदी की दखल अंदाजी चलेगी, हमारा रहना मुश्किल है। आप मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए और सोचकर बता दीजिए। मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं। इतने में रचना के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं, दामाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस घर में बेटियों की चलती है वह घर कभी नहीं बसते। आप एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही। समझी जी, आप यहाँ अचानक नहीं आए, मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है। मैं तो पहले ही आना चाहता था, पर मेरी बेटी ने मुझे रोक दिया, क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि वह जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए सब बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है सिर्फ 2 महीने में। अरे, हमारे घर में भी बहू है, लेकिन हमारे भगवान भी जानते हैं कि हमने हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। आपने तो बहू को बेटी समझना तो दूर, उसे बहू भी नहीं समझा, उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। मुझे तो शर्म आती है समझी जी आपकी सोच पर। खैर छोड़िए, आपसे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। रचना बेटा, चल जल्दी से पैकिंग कर ले, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तब राघव ने कहा, पापा आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? तो मनोहर जी बोले, क्यों नहीं बेटा, यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है जो उसके सुख दुख में उसके साथ है। राघव बोला, पापा जी मुझे बस 10 मिनट दीजिए, सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं बेटा भी आपके साथ चलेगा। फिर वह अपने पिता से बोला, पापा मैं आपको आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप दीदी को घर का प्रधान बनाकर घर तोड़ेंगे या अपने बेटे बहू के साथ रहेंगे? रमेश जी बोले, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। राघव बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए। तो रमेश जी ने अपनी बेटी से कहा, बहू जो अपने मायके से लाई थी वह रचना को दे दो। राघव बोला, सिर्फ मायके वाले ही क्यों,
ससुराल वाले के दिए गहने क्यों नहीं? रमेश जी बोले, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। कहा ना नहीं मिलेंगे, राघव बोला। ओहो, यह आग भी दीदी ने ही लगाई होगी। खैर छोड़िए, जब भी आपको लगे कि आपने अपने बेटे बहू के साथ गलत किया है और आपको प्रायश्चित करने की जरूरत है, तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। चलता हूँ। दोस्तों, यह कहानी नहीं, हकीकत है। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ बेटियों की चलती है, जिसके कारण घर टूट जाता है। माता पिता को हमेशा यह सोचना चाहिए कि अंत में काम हमारे बेटे बहू ही आएंगे, इसीलिए उनके साथ प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखें, न कि बेटी के बहकावे में आकर बिना कारण बेटे बहू से जलन करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।